बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके सामने दोबारा रख दूँ कि हमारी वीडियोस, हमारे चैनल्स, बहुत सारे जो लोग इख्तलाफी आवाज़ें हैं या वो सहाफ़ी जो इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, उनको फायर वॉल का सामना है। कुछ पाकिस्तान के अंदर है, कुछ पाकिस्तान के बाहर है, और ये लंबे अरसे से हो रहा है और अब इसके अंदर बड़ी शिद्दत आ गई है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक VPN इंस्टॉल नहीं किए तो बहुत सारे VPN अवेलेबल हैं, जो फ्री VPNs आपको मिल जाते हैं बगैर किसी पैसे के। आप सिर्फ ऐप स्टोर के अंदर जाएं और फ्री VPN लिखें, आपको बहुत सारे खुलकर सामने आ जाएंगे। आप किसी एक को डाउनलोड कर लें और जब भी कभी आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हों या वीलॉग देखना चाह रहे हों तो आप VPN को ऑन करें ताकि आप हमारी वीडियो देख सकें। दूसरा तरीका यह है कि सर्फिंग बहुत देर तक होती है, बहुत देर तक सर्चिंग होती रहती है हमारी जब वीडियोज़ आती हैं, तो उसमें आप थोड़ा वेट कर लें, तब भी ये वीडियो चल सकती है। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप वीडियो देखना चाहें आप VPN ऑन कर लें, वीडियो देख लें, उसके बाद बेशक आप VPN ऑफ कर लें। इस तरह आपको हमारी वीडियो देखने में आसानी के साथ मिल जाएगी। और जो एक कबाहत है, ये फायरवॉल, एक्चुअली ये बहुत सारे टेक्निकल तरीके हैं। ये फायरवॉल तो नाम से मशहूर है, लेकिन ये पूरा एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। मैंने इसको स्टडी किया है और इसका तोड़ निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो इसका अभी तक का अवेलेबल सबसे अच्छा सोर्स और तरीका है वो VPN का इस्तेमाल है। आप VPN डाउनलोड करें और आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। नादरीन, अब जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान का भारत के खिलाफ, एयरफोर्स को उसमें बड़ी कामयाबी मिली। उस ऑपरेशन में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की टीम जो है वो सारी कामयाबी का सेहरा नवाज शरीफ के खाते में डाल रही है। वो कहते हैं जी ये सेहरा नवाज शरीफ के सर पे हमने बांधना है, जबकि शहबाज शरीफ साहब और उनके जो साथी हैं वो यही ऑपरेशन और इसका जो डिज़ाइन और इसका जो मंसूबा है वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब के खाते में डाल रहे हैं। देखें दोनों क्या कह रहे हैं, पहले ज़रा ये आप देख लें। शहबाज शरीफ साहब का पहले स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जिस तरीके से हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस जंग की प्लानिंग की है, मैं इसका ज़ाती तौर पर गवाह हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है। इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी शाबाश दी हाफिज आसिम मुनीर साहब को, और उनका ये क्लेम है कि ये आर्मी चीफ ने किया, जो ऑपरेशन किया उसकी प्लानिंग की है। जबकि मरियम नवाज की जो टीम है वो बार बार ये कहते हैं कि जो बुनियानुल मरसूस जो ऑपरेशन हुआ है पाक फौज ने जो किया है, ये ऑपरेशन जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया और वो उनके खाते में डाल देते हैं। हालांकि कुछ अर्सा पहले हमारी सदर पाकिस्तान जो साबिक हैं आरिफ अलवी साहब, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि जब जंग वाले हालात हो जाते हैं तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये बात डिस्कस हुई थी, और उस वक्त के जो जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ थे उन्होंने ये बात, चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि फिर आर्मी चीफ की रेलिवेंस से ज़्यादा जो रेलिवेंस है वो चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ की हो जाती है, क्योंकि वो तमाम फोर्सेस के हेड हैं, चाहे वो बहरी फोर्सेज हैं, चाहे वो बरी फोर्सेज हैं, चाहे वो फ़ज़ाइया है, तो वो तमाम के हेड हैं। लिहाजा उनकी जो है तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे ख्याल में शरीफ ख़ानदान को आपस में पहले तय कर लेना चाहिए कि भारत को एक्चुअली शिकस्त किसने दी है, और ये जो पगड़ी है उन्होंने नवाज शरीफ के सर पे रखनी है या आसिम मुनीर साहब के सर के ऊपर ये पग रखनी है। एक ग्रुप कोशिश कर रहा है कि आसिम मुनीर साहब को फ़ायदा हो, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो कोशिश कर रहा है कि नवाज शरीफ की सियासत का जो मुर्दा घोड़ा है उसके अंदर जान डाली जा सके, ये वाला क्रेडिट दे कर। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक बात और कही है, पहले ज़रा वो बात मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। ये पसरूर में गए थे शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब साथ खड़े हुए थे और शहबाज शरीफ साहब उनको हाथ लगा लगा के उन्होंने बार बार कहा कि मुझे इन पे फ़ख्र है, इन्होंने बड़ा काम किया है, जंग में इन्होंने बहुत प्लानिंग की है, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ, मैं इनसे राब्ते में रहा हूँ, तो ये कामयाबी का सेहरा इनके सर जाता है, पूरे पाकिस्तान को इन पर फ़ख्र होना चाहिए। ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की, आर्मी चीफ ने उनका बहुत शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मैं हैरान हो गया कि ये शहबाज शरीफ साहब कैसे ये बात कह सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। इस जंग में, यानी बदला ले लिया इस जंग में, ये जो अब हुई है लड़ाई, इसमें पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला भारत से ले लिया है और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जरी फौज है और दुनिया की कोई ताकत इसको शिकस्त तो दूर इसका बाल भी बिका नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ साहब ने सियालकोट पसरूर में फौज के अफसरान और जो जवान हैं उनसे खिताब किया आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर। अब ज़रा आप इसमें यह देखें कि क्या वाकई आपने 1971 का बदला ले लिया है। 1971 में एक फुल फ्लैज जंग हुई थी
जबकि ये एक फुल फ्लैज जंग नहीं थी, लेकिन एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा मौजूद था और हो सकता है कि ये एक फुल फ्लैज जंग में बदल जाती, खुदा ना खास्ता। लेकिन यहां एक तगड़ी लड़ाई हुई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी दी है। 1971 की लड़ाई में हमारा आधा मुल्क टूट गया था। भारत से बदला तब होगा जब भारत का आधा मुल्क टूट जाएगा। यानी अगर आप 1971 का बदला लेने जा रहे हैं भारत से, तो आप बताइए कि आपने भारत की सरजमीन का कौन सा इंच हासिल किया या भारत से काटकर अलग कर दिया। एग्जैक्टली तमाम फोर्सेस उन्हीं जगहों पे खड़ी हैं जहां पहले खड़ी थी। देखिए, मैं 71 से मुवाजना कर रहा हूं, ये कोई ना कहे कि मैं इस जंग को बुरा कह रहा हूं, ये कोई शरारत ना करे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जंग में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। नहीं, ये जो लड़ाई हुई है ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, लेकिन इसका मवाजना एक गलत चीज से शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और वो है 1971। 1971 के अंदर आपको याद नहीं है, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था, मशरकी पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग हो गया था। तो आज भारत का कौन सा टुकड़ा कट के अलग हुआ? क्या साउथ इंडिया अलग हो गया? वो जो चिकन स्नैक है क्या आज वो कट चुकी है? इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है? नहीं हुआ। क्या कश्मीर फतह हो चुका है? नहीं हुआ। क्या भारत के नक्शे के अंदर कोई 1 इंच की तब्दीली आई? पाकिस्तान के नक्शे में भी नहीं आई, लेकिन भारत के नक्शे में कोई 1 इंच की तब्दीली आई? नहीं आई। पाकिस्तान का तो नक्शा बदल गया था ना 1971 में। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने बोंगी मारी है, और यानी आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, आप उसका मजाक ना बनाएं। 1971 के साथ इसका मवाजना नहीं किया जा सकता। हमारे 90,000 से जायद फौजी जो है वो कैदी बना लिए गए थे 1971 में। आप बताएं आपने कितने हजार कैदी आज के दिन में भारत के कैदी बनाए हैं? खबर तो एक दी थी और वजीर दिफा ने दावा किया था कि दर्जनों भारतीय कैदी जो हैं वो हमारे कब्जे में आ गए हैं, भारतीय फौजियों को हमने कैदी बना लिया है। लेकिन बाद में फिर ख्वाजा आसिफ साहब मुकर गए और फौज ने भी बताया कि जी हमने कोई कैदी नहीं बनाए। तो इक्का दुक्का वाकयात तो होते हैं, लेकिन कोई इतने दर्जनों की तादाद में ये कैदी बनाए नहीं हमने। तो ये जो 90,000 कैदी पाकिस्तानी फौज के बन गए थे 1971 में, ये भी तारीख का एक बहुत बड़ा सरेंडर था और इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो ये हकायक और तारीख को आप मसख ना करें सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए या अपनी जय जयकार के लिए या अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए। ये ज्यादती है, ये नहीं करना चाहिए। उस वक्त याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़ी ज्यादती की थी पाकिस्तान के साथ, और उस वक्त एक जाली हुकूमत पाकिस्तान में बनाई गई थी। वैसे तो आज भी पाकिस्तान में एक जाली हुकूमत ही है, पाकिस्तान में तो जाली हुकूमत बनाने का सिलसिला हमेशा से ही जारी है और आज भी वही चल रहा है। बहरहाल 1971 के साथ मवाजना करके शहबाज शरीफ साहब ने ज्यादती की। यानी शरीफ खानदान इतना बुखलाया हुआ है मौजूदा हालात में, या इतने परेशान है, अवाम के अंदर उनकी इतनी दुर्गत बन चुकी है कि अब वो बहाना ढूंढते हैं कि कहीं से कोई चीज़ मिले हम अपने खाते डाल लें। यानी मरियम नवाज और उनकी पूरी टीम, वो जो लोग हैं दरबारी, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ है जिस आदमी ने इस जंग को पूरे को डिज़ाइन किया, उसने जंग के नक्शे बनाए, उसने जंग की प्लानिंग की और उसने पाकिस्तान को फतह दिलाई। हालांकि नवाज शरीफ वो शख्स है जो अभी तक नरेंद्र मोदी का नाम लेने से डरता है। नवाज शरीफ वो शख्स है जो अभी तक नरेंद्र मोदी के बारे में एक लफ्ज भी बोलने से कतरा रहा है। नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने आरएसएस की आइडियोलॉजी या भारत को बराह रास्त चैलेंज करने की बजाय इंतजार किया कि जंग खत्म कब होगी, उसका नतीजा क्या निकलेगा, जो नतीजा निकलेगा उसके मुताबिक मैं स्टेटमेंट दे दूंगा। यानी हम सारे तो बोल रहे थे, इमरान खान भी बोल रहा था, क्योंकि हम सबको यकीन था इस बात पे कि कुछ भी होगा हमने पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। हार जीत तो लड़ाई का हिस्सा है, लेकिन हमें खड़े यहां पे होना पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब खामोश थे, चुप करके बैठे हुए थे और वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जिस तरह का नतीजा आएगा ना उस तरह का स्टेटमेंट मैं दूंगा। तो मियां साहब खामोश रहे, बोले ही नहीं। अब उनके खाते चीजें डाल रही, घबराया हुआ है शरीफ खानदान, पॉपुलैरिटी नहीं है ना, पब्लिक एक्सेप्ट कर नहीं रही और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कितना लंबा चल लेंगे। यानी कब तक किसी की गोद में बैठेंगे? जिसकी गोद में आप बैठे होते हैं वो थक जाता है। कब तक आप जूते पॉलिश कर लेंगे? जूते को हद से ज्यादा पॉलिश करें तो जूता खराब भी हो जाता है। तो ये अब झूठ बोलते हैं। यानी कभी 1971 के साथ मिला दिया इसको। एक फैमिली आधी कह रही है जी नहीं ये आसिम मुनीर साहब ने किया, आधी फैमिली कह रही है नहीं ये नवाज शरीफ ने किया। आपस में डाल के फैसला कर लो किसने किया है। बल्कि एक और बोंगी, ये देखें मरियम नवाज ने क्या स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट आपको मजीद हैरान कर देगा। ये स्टेटमेंट मरियम नवाज साहबा ने दिया और उन्होंने दावा कर दिया कि जनाब ये जो JF-17 थंडर है ये नवाज शरीफ ने बनाया था। नवाज शरीफ एरोनॉटिकल इंजीनियर है, नवाज शरीफ ने बनाया था। यानी नवाज शरीफ ने यह जहाज बनाया था और इसी जहाज ने राफेल तैयारे को गिराया। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते।
तमाम अखबारात में, तमाम जो वॉर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर ये बात बार बार लिखी जा चुकी है। इनकी तवज्जो ही नहीं है ना। इंडिया का राफेल गिरा है, लगता है इंडिया के साथ साथ इनका भी दिमाग खराब हो गया। भाई राफेल गिरा है, हर जगह पे ये लिखा है, हर जगह पे ये बताया गया है कि उसको गिराया है J-10C ने। ये चाइना का बनाया हुआ जहाज है, बड़ा शानदार जहाज है। JF-17 थंडर हमने चाइना के साथ मिलकर बनाया, वो भी बहुत अच्छा जहाज है। लेकिन राफेल को इस लड़ाई में जो गिराया और जो पाकिस्तान ने क्लेम किया, जिसके ऊपर चाइना दिन रात भंगड़े डाल रहा है और चाइना से एक के बाद एक मीम बन के आ रही है। चाइनीज इसको जितना एंजॉय कर रहे हैं उतना तो कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा है इस लड़ाई को। शायद पाकिस्तानियों से ज्यादा उन्होंने मीम्स बना दी हैं और भारतीयों के सीने पे मूंग दल रहे हैं, ये चाइनीज कर रहे हैं। बहरहाल मरियम नवाज ने कह दिया तो कह दिया जी, वो तो कुछ भी कह सकती हैं और उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। मरियम नवाज ने कहा जी JF-17 थंडर नवाज शरीफ ने बनाया था और JF-17 थंडर ने राफेल को गिरा दिया। और ये राफेल वो तैयारा है जो कोई भी नहीं गिरा सकता था। ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि कोई भी नहीं गिरा सकता था, दुनिया का हर तैयारा गिर सकता है। हाँ ये जरूर है कि इससे पहले ये तैयारा कहीं तबाह नहीं हुआ था या पहले गिरा नहीं था, क्योंकि इससे पहले इसने कोई बड़ी जंगें लड़ी नहीं थी। लेकिन राफेल नेटो का तैयारा है, तगड़ा तैयारा है, ये हम आपको बार बार बताते रहे हैं और एक अच्छा तैयारा है। लेकिन उसके मुकाबले का J-10C एक चाइना का तैयारा है जिसने राफेल को गिराया है बियॉन्ड विजुअल रेंज। बहुत दूर उसको BBM टेक्नोलॉजी से PL-15 मिसाइल से मारा और उसको गिराया है। जबकि HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने भी इसमें काम किया है। अब मामला यह है कि JF-17 थंडर तो डाल दिया नवाज शरीफ के खाते में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंजीनियर हैं, उन्होंने ये बनाया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तैयारा कैसे बना, क्या हुआ, ये सारी कहानी जो है ये तब शुरू हुई जब पाकिस्तान को अमेरिका से प्रॉब्लम पेश आ गई। पाकिस्तान F-16 के पुर्जे लेना चाहता था और अमेरिका उसके अंदर जो है वो रुकावट डाल रहा था, तो पाकिस्तान की परेशानी बढ़ती गई। फिर पाकिस्तान ने चाइना से रब्ता किया। परवेज मुशर्रफ के दौर में बहुत तेजी से इस पर काम हुआ और मैंने खुद जाकर कामरा में वो जगह देखी जहां पे JF-17 थंडर बन रहे थे और कमाल प्रोडक्शन वहां पे हो रही थी। चाइनीज भी मौजूद थे, पाकिस्तानी भी मौजूद थे, तो मैंने वहां पे इसकी प्रोडक्शन होते हुए देखी। फिर जब शुरू में इसको उड़ाया गया तब भी मैं वहां गया था। ये जो शुरू में उड़ाया गया तब भी शायद गालिबन पीपल्स पार्टी का दौर था, उसके बाद फिर PMLN का दौर आया, तो PTI के दौर में पहली मरतबा इसको इस्तेमाल किया था और इसके जरिए से तैयारे गिराए गए थे भारत के। ये JF-17 थंडर ने 2019 में गिराए थे। उस वक्त जब इंडिया ने फैसला किया कि वो राफेल तैयारे लेने जाएगा, तब इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे राफेल की टक्कर का तैयारा लेने का फैसला किया। इमरान खान साहब मगरिब के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते थे और चाइना के साथ हमें चलना पड़ना था। तो चाइना के पास J-10C नाम का एक तैयारा था जो बड़ा शानदार तैयारा था और ये राफेल की टक्कर का तैयारा था। इमरान खान साहब ने चाइना से बात की, उनके साथ दिफाई मुआहदा किया और ये तैयारे 10 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब पाकिस्तान लेकर आए। जब नरेंद्र मोदी राफेल इंडिया में पहुंचा रहा था उस वक्त इमरान खान J-10C पाकिस्तान में पहुंचा रहा था। इमरान खान साहब की इस तैयारे में बैठे हुए एक फोटो भी है और इमरान खान साहब ने चाइना का शुक्रिया भी अदा किया था कि 10 महीने के कम तरीन वक्त में आपने हमें ये तैयारे फराहम किए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये हर चीज नवाज शरीफ के खाते में डालना चाहते हैं, लगता है बावले हो गए हैं और इनका बस नहीं चल रहा कि हर चीज ही नवाज शरीफ साहब के खाते में डाल के नवाज शरीफ साहब को महात्मा साबित कर दें। लेकिन ये होना नहीं है, क्योंकि यहां पे आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड हो जाती है और हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। इमरान खान साहब की एक एक खबर वहां पे मौजूद है। आपने इमरान खान को जेल में जरूर डाला हुआ है, वो दिखाई भी नहीं देता, वो सुनाई भी नहीं देता, आप उसकी आवाज भी नहीं सुन सकते, आपको उसे देखे हुए भी तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद वही इमरान खान इतना ज्यादा रिकॉर्ड के ऊपर रहा और उसकी खबरें इतनी ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में है कि आप गूगल करके कोई भी चीज निकाल लें तो J-10C इमरान खान साहब लाए थे जिसने राफेल को गिराया है। तो ये एक और झूठ इनका पकड़ा गया। नाज़रीन, जो कांग्रेस है उसने नरेंद्र मोदी को तकरीबन पागल कर दिया। वो ताने मार मार के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो कह रहे जी पाकिस्तान के सामने घुटने क्यों टेके। वो सवालात भी बहुत अजीब अजीब पूछ रहे हैं, चंद सवालात मैं आपके सामने रखता हूं, आप ये देखें। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के हाथों जंग में जिल्लत में शिकस्त और फिर जंग बंदी के लिए अमेरिका से जो राब्ता किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। अब इस पे उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है कांग्रेस की जानिब से और बौछार की गई है सवालात की। पूछा गया कि पाकिस्तान के सामने घुटने क्यों टेके, यह भी पूछा गया कि ट्रंप ने जंगबंदी क्यों करवाई और कांग्रेस ने वजीर आजम से पाक भारत कशीदगी पर भी जवाब तलब कर लिया। और दूसरी जानिब भारत के दिफाई माहिर
सुशांत सिंह ने मोदी के अमेरिका के दबाव में आने को इंतहाई शर्मनाक और भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बड़ा धचका करार दिया। अब वो ये कह रहे हैं, बुज़दिली के ताने दिए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और करप्शन के इल्जामात भी नरेंद्र मोदी पे लग रहे हैं कि ये जो राफेल की डील है इसके अंदर करप्शन है। इससे पहले आपको याद है ना, कंप्रोमाइज भी करार दिया जा रहा है मोदी को। लेकिन आपको याद है, पहले मैंने आपको खबर दी थी, ये 2019 का एक मैं निकाल कर लाया था क्लिप, जो मैंने आपको सुनवाया था अपने पिछले वीलॉग में। ये आप जरा एक दफा फिर सुने कि राहुल गांधी क्या कह रहा था। प्राइम मिनिस्टर has helped steal 30,000 crores from the defense forces। आपने देखा कि राहुल गांधी क्या कह रहा है। राहुल गांधी कह रहा है कि मेरी बात गौर से सुनो और मेरी बात को तवज्जो से सुनो। जो इंडिया का वजीर आजम है, उस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी था, इसने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ चोरी करके डिफेंस फोर्सेस का अनिल अंबानी को दिया है। चोरी करके डिफेंस फोर्सेस के पैसे में से चोरी करके 3,000 करोड़, ये राफेल वाली डील के बारे में बात कर रहे हैं कि अनिल अंबानी को दिया है नरेंद्र मोदी ने। ये उस वक्त इल्जाम लगाया था राहुल गांधी ने, और अब यह मामला बहुत ज्यादा उठ गया है। पाकिस्तान में एपीसी क्यों नहीं हो सकी, इसके बारे में जुनैद सलीम साहब ने एक इंकशाफ किया, मैं आपके सामने रखता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जुनैद सलीम साहब, और बहुत कम खबर निकाल के लाते हैं, लेकिन जब भी निकाल कर लाते हैं ना, बड़ी खबर निकाल के लाते हैं और पक्की खबर निकाल के लाते हैं। अब वो खबर निकाल के लाएंगे, पुराने जर्नलिस्ट है ना, तो वो पक्का काम करके आते हैं। उन्होंने जो खबर दी है, खबर के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ ने नहीं होने दी। यानी पाकिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी, पीटीआई कह रही थी करवा लो, बाकी जमातें भी कह रही थी करवा लो, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। और आपको याद है, जब जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ था, जब पूरी की पूरी एक ट्रेन को यरगमाल बना लिया गया था, अभी हाल ही की बात है, आपको याद होगा, इतना खौफनाक पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दहशतगर्दी के हमलों में से एक हमला था। यानी जैसा कि एपीएस का हमला हुआ, जैसा कि जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ, ये उस नौयत का एक बड़ा हमला था जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली दहशतगर्दों ने। अब इस पे भी एपीसी आनी थी, वो भी नहीं होने दी गई, वो भी होने नहीं दी गई। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एपीसी रोकी। जुनैद सलीम साहब इंकशाफ करते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि ये पूरा मेला मुझे जलील करवाने के लिए सजाया जा रहा है। कि यानी ये जो एपीसी बुलवाई जा रही है ना, अब बुलवाई तो जा रही थी पाकिस्तान के लिए, बुलवाई तो जा रही थी पाकिस्तान के इकट्ठ के लिए, कौमी यकजहती के लिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब आजकल ऐसी एहसास कमतरी में है कि उन्हें लगा कि ये पूरा का पूरा मेला मुझे जलील करवाने के लिए सजाया जा रहा है। इस मीटिंग का निशाना मैं हूंगा, मुझे गारंटी दी जाए पहले कि इस मीटिंग के दौरान मुझ पर एक जुमला भी नहीं कसा जाएगा। ये जनाब जुनैद सलीम साहब ने कहा, और उनकी ये खबर है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ नवाज शरीफ ने कैंसिल करवाई थी। उसका रीजन ये था कि वो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब की बहुत मट्टी पलीत होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मोदी का नाम ही नहीं लेते। लोगों ने कहना था नाम क्यों नहीं लेते, लोगों ने कहना था इसी मोदी को मियां साहब अपने घर में आप क्यों लेकर आए थे। लोगों ने कहना था कि मियां साहब आपने ही तो पींगे बढ़ाई हैं प्यार की, कभी आप साड़ियां भेजते हैं, कभी आप आम भेजते हैं, कभी आप कुछ और मंगाते हैं उनसे, कभी वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, कभी वो आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर आप और आपकी बेटी रज के लगा रहे हैं। तो ये आपने सिला दिया कौम को। बहरहाल मियां साहब को आइडिया था कि बड़ी बेइज्जती होगी, तो मियां साहब ने ये होने ही नहीं दिया। अब नाज़रीन, कुछ लोग इस वक्त दावे कर रहे हैं, और ये दावे इस्लामाबाद से आ रहे हैं। मैं अगर आपको क्लियर करके बता दूं कि दावे हैं क्या। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोच में कुछ तब्दीली आई है इस जंग के बाद, क्योंकि 3 साल के बाद पहली मरतबा उन्हें लगा कि अवाम उनके साथ खड़ी है, और उन्हें पहली मरतबा लगा कि अवाम ने उनका साथ दिया है। तो वो जो एक उनके अंदर था खलिश थी कि लोग हमें बहुत मारते हैं, लोग हमें बहुत जलील करते हैं। हालांकि जब आप ऐसे लोगों का साथ देंगे जो मुस्तरद शुदा चेहरे हैं, जब आप मैंडेट ही चोरी करवा देंगे, तो लोग क्यों खुश होंगे, लोग नाराज ही होंगे। तो अब एक सोच में तब्दीली आई है, और वहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से जो जुल्म सितम है उसे रोकने के ऊपर गौर हो रहा है। अब ये खबरें अलग अलग जगह से चल रही हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सकता। हालांकि मुझे डायरेक्टली 2-3 लोगों ने फोन करके कहा कि इमरान साहब, हम यकीन दिलाते हैं कि ये सिलसिले अब रुक जाएंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत हुई है ये अब नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं है। जब मैं ये होता हुआ देखूंगा ना, जब मुझे नजर आएगा कि जुल्म रुक गया है, तब मैं कहूंगा रुक गया। जब मुझे नजर आएगा कि जबर रुक गया, फस्तायत रुक गई, तो रुक गई। मैं खुद से क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बार बार धोखा खाया, और इस पाकिस्तान ने भी बार बार धोखा खाया। बार बार ये दावे किए गए कि पॉलिसी बदल गई, और पॉलिसी नहीं बदली।
मुझे तो एक रात पहले कोई और कहानी सुनाई, अगले दिन मैं गिरफ्तार हो गया। मेरे साथ तो ये भी होता रहा कि जनाब पॉलिसी बदल गई है, अब कोई जुल्म और बड़बड़ियत नहीं होगी, सुबह मुझे उठा के ले गए पुलिस वाले। तो ये इसलिए मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं इंतजार करूंगा जब चीजें तब्दील होंगी तो खुद ही नजर आ जाएंगी। फिलहाल इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई है, आज के दिन में फिर अली अमीन गंडापुर ने और कुछ और लोगों ने मिलने के लिए जाना है, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हैं, कुछ लोग और भी हैं। तो इनकी तरह मुलाकात हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें नॉर्मलाइज हों, अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो, तो फिर मैं ये समझूंगा कि अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वरना फिर मैं नहीं समझता। अच्छा, जैसे ही ये खबर आ रही है, ये रिपोर्ट हो रही है, मुस्लिम लीग नून की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही है। अब इस सूरत में वो दो चीजें बहुत तेजी से कर रहे हैं। नंबर एक, उन्होंने बूट पॉलिश की रफ्तार में इजाफा कर दिया, धड़ाधड़ तेज बूट पॉलिश, ताकि जो है वो फौज की गोद उनको ज्यादा देर तक मुयसर रहे। नंबर दो, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान लड़ाई भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। अब 9 मई को उठाएंगे, ये उठा वो उठा, ये कर, कुछ ऐसे बयानात दे, कुछ ऐसी चीजें कर जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फौज के बारे में या इदारों के बारे में कुछ कहें तो उसको प्रमोट किया जाए, उसकी पब्लिसिटी की जाए। तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि पीएमएलएन कभी नहीं चाहेगी कि फौज के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों और फौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाए। देखिए, अगर फौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाएगी तो पीएमएलएन की मंजी ठुक जाएगी। वजह यह है कि इनको अब वो फौज सूट ही नहीं करती जो आईनी हुदूद में हो। फौज अगर आईनी हुदूद में गई तो इनको इलेक्शन कौन जितवाएगा? इनका तो बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा, पब्लिक इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इन्होंने किसान का वो हाल कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। किसान का कम से कम खर्चा 3200 रुपया फी मन हुआ है और उसको 2200 रुपया फी मन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। 1000 रुपया कम से कम नुकसान है फी मन के ऊपर। अब आप अंदाजा करें कि किसान बेचारा कहां खड़ा है। हर शोबे में इन्होंने तबाही फेर दी है, लोग तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो अब ये चाहते हैं कि जितनी देर लड़ाई चल जाए एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, पीटीआई के साथ, उतना इनका फायदा है। नादरीन, एक आखिरी बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब से अमेरिका और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो तारीखी बुलंदियां छू रहे हैं। सऊदी अरब एक हवाले से और भी, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ की है मोहम्मद बिन सलमान की और उनके बारे में कहा कि वो एक अजीम शख्सियत हैं। सऊदी अरब खित्ते में तनाज़ात के हवाले से अहमियत इख्तियार करता चला जा रहा है। ये आप बात याद रखें कि इन्होंने ईरान से भी मुलाकातें की हैं, सऊदी अरब की लीडरशिप ने। इन्होंने शाम पर जो पाबंदियां लगी हैं उनको भी उठवाया अमेरिका से कहकर। यूक्रेन के साथ जो अमेरिका का मामला था उसमें भी इन्होंने सालसी का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और इंडिया के मामले में भी ये बीच में आए थे। तो सऊदी अरब का रोल बड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन उम्मीद सबको यह है कि अगर रोल बड़ा होना है तो गजा के बारे में, फलस्तीन के बारे में कोई पायदार हल निकालें। और अगर ये हो सकता है तो इसी दौर में हो सकता है। सब लोग मिलकर साथ दें और मिलकर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप को आगे लगाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जिससे आप ये करवा भी सकते हैं अगर कोई अच्छा सोल्यूशन निकला है तो। वरना इसने भी बाकी सदरों की तरह इसराइल का ही साथ देना है। लेकिन आप अगर करवाना चाहें तो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके फलस्तीनियों का भला करें। और अगर ये काम हो गया तो दुनिया के अंदर एक खास तौर पे इस खित्ते में एक अमन कायम हो सकता है कि अगर कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल हो जाता है तो। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।